हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं आई होप कि पिछली वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, है ना? तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था, उसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने सेकंड लॉ जो है स्नेल्स लॉ वो भी देखा था और उसको अच्छे से क्या किया, उसको परफॉर्म किया हम लोगों ने। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे मैंने उसको भी बताया। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स में आज और करा देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन में कल हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया था पिछले वीडियोस में, और वेलोसिटी से रिलेटेड किया था। स्नेल्स लॉ पे डिपेंड क्वेश्चंस जो होते हैं दो टाइप के कर लिए हैं। आज मैं आपको तीसरा टाइप बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, देखते चलिए। क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए monochromatic ray of light strikes the surface of a transparent medium at an angle of incidence 60 degree and gets refracted into the medium at an angle of refraction 45 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, यहाँ इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर 0 दिया हो, 30 दिया हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिए होते हैं एंगल्स, तो आपको याद होते हैं साइन से लेकर पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, नॉर्मली याद होते हैं। बट इससे अगर डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, आपको वो वैल्यू इंडिकेट कर दी जाएगी। जैसे मैं इसका वैल्यू इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 60 की जो वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू 0.866, 0.86 और 6, और दूसरा दिया है साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो कि होती है 0.707। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको इंडिकेट किया जाएगा, है ना। अगर हो सकता हो कि 60 45 ना दे, बट अगर जैसे 42 दे दे, 35 दे दे, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस अगर दिए रहेंगे तो आपको नीचे इंडिकेट किया जाएगा क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। ये तीसरा टाइप है आपका क्वेश्चन का। ठीक है, एक पहला इंडेक्स से करा दिया, पहला टाइप, दूसरा टाइप आपका वेलोसिटी से करा दिया, तीसरा टाइप आपका एंगल से आएगा। तो इसमें भी वही सेम टू सेम स्नेल्स लॉ लगेगा। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? लाइट स्ट्राइक्स काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो अगर इसको डायग्राम बनाया जाए, है ना, तो मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट है
ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल कर रही है जहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री और उसके बाद रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रही है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रहा है। तो उस केस में हमारा जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, डेंसर। तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक। ये इधर साइड आ जाएगा लाइट, है ना। तो ये एंगल आपका दिया हुआ है, ये एंगल आपका आई है जिसको हम लोग 60 डिग्री दिए हैं, और ये आपका आर है जिसको आप 45 डिग्री दिए हैं। क्वेश्चन में इंडिकेट किया है पहले से ही, ठीक है। तो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इस मीडियम जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, डेंसर मीडियम हमारा, इसी को हमको क्या करना है, इसका इंडेक्स बताना है। तो चलिए बताते हैं। इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यही आपका मीडियम है ना, ये आपका मीडियम है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 and 2, 1 and 2, एन की जगह आप म्यू भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू 2 भी लिखा जाता है ना। इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एन या म्यू से भी करते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए क्या होता है एंगल आपका, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई अपॉन साइन आर है, वैल्यू दिया गया है, आप सिंपली क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए आई की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और इस आर की वैल्यू है 45 डिग्री, तो 0.866 0.707, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके इसका आंसर आप लिख लेंगे, ठीक। आप डिवाइड करके इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, कैसे और क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। ये हमारी मोनोक्रोमेटिक रे है जो कि रेयर मीडियम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री पे आ रही है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो इस मीडियम का हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो पहले से दूसरे मान लेते हैं रेयर टू डेंसर, तो 1 * 2 या 1 and 2 है, sin i अपॉन sin r, क्या अप्लाई किया हमने, स्नेल्स लॉ, है ना। यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। आपसे मीडियम भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइट यहाँ जा रही है, तो बताइए जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम था वो डेंसर है कि रेयर मीडियम। तो आपका जो मीडियम जिसमें लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज द डेंसर मीडियम, है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस से ज़्यादा होता तब ये रेयर होता, तो लाइट डेंसर से रेयर में जाती। क्लियर है सबको, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है, और अगर इंसिडेंस ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन कम है, इसका मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, बल्कि याद करके अच्छे से नोट कर लीजिए सभी लोग, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा देख करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एक छोटी सी टॉपिक जो है उसको बता ही देता हूँ। अगर सब अभी तो ये दो मीडियम हम ले रहे थे ना कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या हो रहा है, अब हम लाइट को क्या कर रहे हैं, एक से कई सारे मीडियम्स में एक साथ ले जाएंगे, है ना। रेयर से डेंसर, फिर एक और डेंसर, फिर उससे ज़्यादा डेंसर। तो लाइट अगर, है ना, अगर साइमल्टेनियसली डिफरेंट मीडियम से क्या करे अगर पास हो, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें, इस चीज़ को मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है ये भी चीज़। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, रिफ्रैक्टिव, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू different mediums,
थ्रू डिफरेंट थ्रू डिफरेंट मीडियम। अगर डिफरेंट मीडियम से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 ले लेता हूँ, चार मीडियम से रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ। इसी तरह से बाकी सारे मीडियम्स भी वैसे ही सब फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मीडियम ले लिया, 2 मीडियम हो गया, 3 हो गया, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला फिर से 3 मीडियम ले लेते हैं, 3 का करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट को बढ़ाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए देखिए, ये मीडियम है हमारा फर्स्ट N1, ये है हमारा N2 और ये है N3, और फिर लाइट लास्ट में कहाँ पे आ जाएगी, N1 में, है ना। मीडियम फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का, थर्ड मीडियम का, और फिर से फर्स्ट मीडियम का लाइट है ये, ठीक है। और आपस में इन तीनों का क्या रिलेशन है कि N1 जो है रेयर है रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम के, तो N1 लेस देन क्या है, N2, और N2 लेस देन है N3। मतलब इन दोनों की बात करें तो ये रेयर और ये डेंसर होगा, इन दोनों की बात करें अगर तो ये रेयर है ये डेंसर होगा, और इन दोनों की बात करें अगर तो ये डेंसर और ये रेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए N1 को हम एक एग्जाम्पल अगर करें तो इसको एयर मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, वाटर, और इसको क्या मान लेते हैं, ग्लास। मतलब लाइट आपकी क्या हो रही है, अगले डिफरेंट मीडियम्स में जा रही है, लेकिन डेंसरली जा रही है ना, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं यहाँ से। ये देखिए लाइट हमारी यहाँ से आ रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से बेंड होकर के थोड़ा सा ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया कितना है हमारा, आई, ठीक है, I1 कर लिया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मान लिया हमने, R1, ठीक है। फिर अब देखिए, रेयर से डेंसर जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया, एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। फिर रेयर से डेंसर जा रही है, तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप। फिर अपने एक्चुअल पाथ से क्या करेंगे, थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए लाइट बेंड हो रही है, फिर से यहाँ पे आएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है और ये तीसरी लाइन इसको कट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, R1। अब इस केस में रिफ्लेक्शन और हो जाएगा, तो इस केस इसको मान लेते हैं कितना, R2। तो ये एंगल R2 है, तो ये भी कितना होगा, R2 होगा। अब जब लाइट हमारी अब डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब फिर से एयर में जा रही है, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये यहाँ से दूर हट जाएगी, ठीक है, यहाँ से दूर हटेगी, इस तरह से रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब हम इन सारी केसेस में स्नेल्स लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें तो अप्लाई Snell's law. Applying Snell's law from medium 1 to 2 है, पहले और दूसरे मीडियम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 and 2, मतलब लाइट पहले से कहाँ जा रही है, दूसरे में, तो 1 and 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा sin I1 अपॉन sin R1 हो जाएगा, ठीक है। sin I अपॉन sin R1 स्नेल्स लॉ है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब क्या है, फ्रॉम लाइट कहाँ से चल रही है, फ्रॉम मीडियम 2 to 3, ठीक। तो 2 से 3 में जाने के लिए जब लाइट चल रही है तो क्या होगा, 2 and 3, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 2 में, एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है, और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, 3 में, R2 है। तो sin R1 अपॉन sin R2, ये इक्वेशन 3 आ रहा समझ में आपको, सब स्टेप को। अब अगला में हमारा क्या है, कहाँ से लाइट जा रही है, फ्रॉम मीडियम
3 2 1 है ना। लाइट हमारी कहाँ चल रही है, 3 से तीसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो तीसरे से पहले मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हो जाएगा 3N1, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा R2, और रिफ्रैक्टेड एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, इमर्जेंट एंगल कहते हैं। इसको एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल का जो नाम होता है इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट डिफरेंट मीडियम से होकर के इमर्ज हो रही है, बाहर आ रही है, इसलिए इसको इमर्जेंट एंगल कहते हैं। और जब मीडियम दोनों साइड का जब पहला और लास्ट वाला सेम होता है तो ये एंगल जो होता है हमारे उस एंगल के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लास्ट वाले में रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर हो जाता है। तो साइन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I1 के, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया 3। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 1 2 3 इक्वेशंस हो गए। अब इन तीनों इक्वेशंस को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा डायग्राम नहीं है, डायग्राम के बारे में कुछ और बताता हूँ, आप पहले इसको समझ लीजिए। इतना नोट कर लिया आपने। अब नोट करने के बाद इन तीनों इक्वेशंस का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। समझ में आ गया होगा सबको, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। तो अब आगे क्या लिखेंगे, 3 इक्वेशंस हम लिख चुके हैं, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 × 2 × 3। तीनों इक्वेशंस का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहला क्या था 1N2, दूसरा क्या था 2N3, तीसरा क्या था 3N1। इस तरह से 4 होता तो 3N4, फिर 4N1 हो जाता, ठीक है। इस तरह से जितने भी मीडियम्स आएंगे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, पहले का साइन I1 अपॉन साइन R1 था, दूसरे का साइन R1 अपॉन साइन R2 था, तीसरे का साइन R2 अपॉन साइन I1 था। इस तरह से बात जितने भी होंगे उस मीडियम्स को अपने हम ऐसे लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि R1 से कैंसिल है, R2 से, I1 से कैंसिल, सब के सब ऑटोमेटिक क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। और यहाँ क्या मिलेगा हमको, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयर की तरफ जाए या रेयर से डेंसर की तरफ जाए, तो उन सभी में जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं उन सभी का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उन सभी का मल्टीपल कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का तीसरे के सापेक्ष, तीसरे का दूसरे के सापेक्ष, फिर चौथे का तीसरे के सापेक्ष, पांचवें का चौथे के सापेक्ष। इस तरह से जितने भी मीडियम, अगर आप सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 आता है। तो ये रिलेशन हो गया इस तरह से, ठीक है। अगर आपकी लाइट क्या होती है, डिफरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर है सबको? यहाँ तक आप इसको बना के नोट कर लीजिएगा। और ये टॉपिक आपका खत्म है। मैं इसके एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूँ। अच्छा डायग्राम के बारे में मैं कुछ बताने वाला था आपको, तो इससे बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा डायग्राम में मैंने ये बताया आपको कि अगर सपोज करो जो हमारी जो इंसिडेंस रे है, इसको आप क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे, है ना। और ये जो रे होती है इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। अब इसको अगर यहाँ से पैरेलली अगर इसको हम आगे की तरफ ऐसे मूव करें, है ना, ठीक है, अगर इसको मूव किया जाए तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा, ठीक। डायग्राम में इसको आप चाहे तो अच्छे से एक बड़ा डायग्राम बनाइएगा, उसको नोट कर लीजिएगा वहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन जो है यहाँ से अभी खत्म करते हैं हम लोग।
और आगे बढ़ते हैं कि कौन सा टॉपिक आता है। चलिए, तो न्यूमेरिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अच्छा इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लीजिए आप, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास दो मीडियम्स हैं यहाँ पे, है ना, तीन मीडियम्स हैं, ठीक है, ये थ्री मीडियम्स है, ये आपका N1 है, ये N2 है और ये N3 है। N1 जो है आपका एयर है, ये आपका वाटर है और ये आपका ग्लास है। इसका इंडेक्स जो दिया गया है एयर का वो कितना होता है, वाटर का तो 4/3 होता है और ग्लास का 3/2 होता है, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, मेरे ख्याल से 1 ही होता है ना, कितना होता है 1। देख लेता हूँ चाहिए ना, चलिए अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। एयर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या कि ग्लास का इंडेक्स बताइए इसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो इसके किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडेक्स दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लेगा कुछ भी। तो N2 दिया है 4/3, N3 दिया है 3/2, ग्लास का है ये। अब सपोज करो कि आपकी लाइट जो है, या काम करिए इस मीडियम्स को हटाइए दीजिए, इससे नया क्वेश्चन बनेगा आपका। ये तीन मीडियम्स हैं आपके पास जो कि नोन नहीं है, ठीक है। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, ये मीडियम थर्ड है, ठीक। लाइट हमारी क्या कर रही है, फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और डेंसर मीडियम में आ रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल जो दिया है वो 45 डिग्री, ठीक है। फिर लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल तो 45 का ही होगा, ठीक। आपको पता है नहीं भी दिया रहेगा तब भी, ठीक है। और यहाँ पे लाइट आकर के इस तरह से गिर जा रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड 1 and 2, 2 and 3, ठीक है। ठीक, ये 60 हो गया, तो और ये एंगल आपका कर देता हूँ मैं 60, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता है कि 1 and 2 सॉल्यूशन करना है हम लोग, है ना। तो 1 and 2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस है, और टोटल एंगल यहाँ पे नॉर्मल है तो कितना होगा 90 होगा, और ये 30 निकाल दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आएगा, 60। अब टोटल एंगल यहाँ पे ये 90 का है, 45 निकाल दिया तो ये कितना बचा है, ये भी 45 का आ जाएगा। तो आई और आर में आपका रिलेशन देख रहे हैं आप, आई कितना है आपका 60 डिग्री है और आर कितना है आपका 45 डिग्री है ना। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो √3/2 इंटू √2/1 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल कर देंगे आप, √2 आ जाएगा। तो 1 and 2 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका √3/√2,
ठीक है। अगर वैल्यू दिया है √3 √2 का, उसको आप रख करके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे √3 की वैल्यू दिया होगा कि 1.732 हो और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आप रख कर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा हुआ है 2 and 3, तो 2 and 3 क्या हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 30 डिग्री ना, 90 में से 60 चला जाएगा 30 बचेगा, तो sin 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री। sin 45 कितना हो गया 1/√2 और 30 कितना हो गया 1/2, मतलब 2 बाई कितना आएगा √2, तो कैंसिल कर देंगे आप, यहाँ कितना आएगा √2। अब वैल्यू दिया है तो रख दीजिएगा यहाँ पे। तीसरा क्या पूछा है 3 and 1 भी पूछा है, मतलब साइन लाइट जो है तीसरे से पहले में जा रही है, तो ये 30 है तो भैया ये भी 30 होगा और इमर्जेंट एंगल जो 60 है तो ये भी 60 रहेगा भैया ये हिसाब से, तो साइन 30 अपॉन साइन 60 है ना, तो साइन 30 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/√3। ये तीनों का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियरली है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। कहीं से कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप जरूर कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को आपको सही कर दूंगा, ठीक है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इतना जान लीजिए। चलिए अब नोट कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तबीयत कुछ सही नहीं लगी क्योंकि लगातार जो है बोलना है, क्लासेस लेना, थक जाता हूँ, इस वजह से थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही होगी। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, आवाज़ अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा स्लो आ रही होगी तो, ठीक है। आज का एक लास्ट टॉपिक ही लूँगा, चलिए आज एक लास्ट टॉपिक लेके खत्म कर देता हूँ इसको। आज का लास्ट टॉपिक ले लेता हूँ मैं, अच्छा हाँ, ये टॉपिक बचा हुआ है, इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाँ चलिए, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए नेक्स्ट हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, देखिए क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि सर रिफ्लेक्शन तो खत्म हो चुका है, तो ये क्यों आप पढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्शन फिर से, तो बेटा आप लोग समझ लीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, केस जो है वो है हमारा रिफ्लेक्शन का ही, लेकिन रिफ्लेक्शन होते होते कब रिफ्लेक्शन हो जाता है वो केस है हमारा, ठीक है। तो अभी आप क्लियर हो जाएंगे, समझ जाएंगे अच्छे से। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए एक एक करके दोनों ही टर्म्स एक ही चीज़ में आ जाएंगे, मैं आपको बताता चल रहा हूँ और नोट भी कर दे रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 3 हेडिंग्स हैं, 3 नंबर्स रहेंगे, मैं पहला नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले नंबर में आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर में आप लिखेंगे कि इफ लाइट passes from denser to rarer medium, है ना। If light passes from denser to rarer medium, देखिए जरूरी है ये चीज, TIR की कंडीशन होने के लिए भी अगर एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो TIR की फिनोमिना होने के लिए आपका लाइट जो होना चाहिए हमेशा डेंसर से रेयर में ही पास होना चाहिए, तभी आपका TIR की कंडीशन होगी। इसके मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। देन लाइट बेंड्स, the light bends away from the normal। एक एक चीजें ध्यान से देखिएगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ कैसे होगा, आपको बताइए रिफ्लेक्शन का फर्स्ट सेकंड केस है। लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, ये हमारा डेंसर है और ये हमारा
रेयर। तो अब आपको पता है कि लाइट जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है ना, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रास्ते से क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये, मतलब आई इज लेस देन क्या हो जाएगा हमारा आर, इस केस में ऐसा होगा। तो ये केस है पहला कि अगर लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होगा, हमारा लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है। अगर आप सेकंड केस में देखिए, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करें देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड आल्सो बी इंक्रीजेस, है ना। अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो ये भी इंक्रीज होगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसको इंक्रीज, जब इसको इंक्रीज करते जाएंगे हम तो आर आपका कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो सेकंड केस में इसको पहला आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक। इसी में पहला नंबर हो गया, बहुत छोटा है इस वजह से बार बार हटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब सेकंड केस लिखिए इसी में नीचे, अब आगे लिखेंगे इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन should also increases, and if we increase the angle of incidence then the angle of reflection should also increases and at a particular angle of incidence the angle of refraction becomes 90 degree, ठीक है। एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस is called critical angle। उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। अब पहले वाले केस में नॉर्मल की तरफ हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल से दूर हट रहा था, और दूर हटते हटते कहाँ चला गया, 90 डिग्री। मतलब लाइट जो कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो लाइट इस केस में लाइट हमारी कैसी हो जाएगी, इसकी बिल्कुल 90 डिग्री, मतलब ऐसे पास हो जाएगी। इस केस में आर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई जो होगा वो हमारा कुछ जो भी हो, आर हमारा 90 हो जाएगा। तो इस केस में जो आई हमारा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब उस केस में जो लाइट डेंसर से रेयर हो जाए और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उस केस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो कि थर्ड केस में आपको नोट करना है, लिखिए तीसरा केस। इसी टॉपिक में 1 2 3 करके तीनों लिखेंगे जब साथ में, और एक साथ पढ़िएगा तो देखिएगा बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब आगे तीसरा चलते हैं। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करते हैं, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। अगर इस केस में, सेकंड केस में यहाँ तक तो काम हो गया, थर्ड केस में क्या कहूँ कि अगर इफ वी अगेन इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, if we again
increase the angle of incidence, है ना। अब हम इससे इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा रहे हैं इंसिडेंस को, ठीक। इफ वी अगेन इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, then the light does not refracted, है ना। the light does not refracted, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। the light does not refracted, it totally gets reflected, it's totally get reflected in the first medium, it's totally get reflected, है ना, in the उसी में फर्स्ट मीडियम, in the first medium, ठीक है, in the first medium, ठीक, फुल स्टॉप। this phenomena is called total internal reflection, ठीक। कैसे, अब देखिए सेकंड केस हटा दीजिए, तीसरा केस में देखिए क्या होगा। तीसरा केस में हमारा जो लाइट होगा, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से क्या है, ग्रेटर हो गया है। हमने क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर, तो लाइट हमारी क्या होती है, जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल थी हमारी लाइट, तो रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री बना था। इस केस में रिफ्लेक्शन ना होकर के बल्कि लाइट क्या होती है, फर्स्ट मीडियम में ही फिर से रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसका जो है कई जगह बहुत ज़्यादा इसका फिनोमेना यूज होता है ना, बहुत ज़्यादा वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बहुत सारे यूजेस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ आपको, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, है ना। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो इतना चमकता है, उसके अंदर की जो ब्रिलियंसी होती है, जो ब्राइटनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, इसी TIR की वजह से होती है, ठीक है। और दूसरा मिराज, आपने देखा होगा कि आप कभी धूप में अचानक चलते रहिए, बहुत ज़्यादा धूप हो, ठीक है, तो ऊपर का मीडियम कैसा होता है हमारा, डेंसर हो जाता है, और नीचे का सरफेस कैसा होता है, रेयर हो जाता है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में आता है ये। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऊपर का सरफेस डेंस हो जाता है, नीचे का सरफेस क्या होता है, रेयर हो जाता है। तो उस वजह से लाइट आती है, तो लाइट हमें दूर पर क्या होता है, हमें पानी जैसा फील होता है ना, जैसा लगता है पानी जैसा फील हो रहा है और पानी महसूस होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। जैसे पेड़ का अनुभव होना, पानी का दिखना, ये सब चीज़ें, ये सब आपका मिराज का कंडीशन होता है, ठीक है। ये सब आपका मिराज पे काम करते हैं। तो ये रहा आपका टोटल टाइप, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अच्छा, मैं रिलेशन भी बता देता हूँ क्रिटिकल एंगल और इंडेक्स में, जो लाइट हमारी ट्रेवल, इससे पहले वाले सेकंड के। अच्छा चलिए छोड़िए, सेकंड वाला केस याद रखिएगा। सेकंड वाला केस था हमारा, सेकंड वाला केस क्या था, तो तीनों बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तीनों। फर्स्ट में हमारा क्या था, लाइट, फर्स्ट में लाइट जो थी हमारी वो कहाँ से चल रही थी, डेंसर से रेयर की तरफ। तो आपको पता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा था, है ना, ठीक। इस केस में I था और ये हमारा एंगल क्या था, R था। पहला केस है। दूसरा वाले केस में आपको याद होगा कि लाइट जो थी हमारी, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया था, और बढ़ाया था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाया तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें I हमारा जो होता है, जो I होगा और R जो होगा वो हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस I एंगल को ही क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं हम लोग, ठीक। और ये आपका क्या है, थर्ड केस है। इन तीनों को बताया हमने। अब एक साथ मैं समझा दे रहा हूँ जो आपने लिखा था, ठीक है। इफ लाइट
रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहला केस, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट the angle of refraction becomes 90 degree, then this angle of incidence is called critical angle. If we again increase the angle of incidence, the light does not refracted, light का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, it totally gets reflected. ये टोटल क्या हो जाएगा, 100% रिफ्लेक्शन होता है इसमें, totally gets reflected. This phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप ये तीनों अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। कहीं से कोई भी दिक्कत होगी तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक रिलेशन बता रहा था आपको, भूल गया। तो अगर आपकी जो लाइट है, ये जो सेकेंड मीडियम है आपका, है ना, ये फर्स्ट मीडियम था हमारा और ये सेकेंड मीडियम था, तो 1 and 2 का जो रिलेशन होता है 1/sin के इक्वल होता है। ठीक है, 1/sin, ये इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो सेकंड मीडियम होगा यहाँ पे, उसका इंडेक्स अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो 1/, क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक, बाय बाय।